हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस के अंतर्गत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आप लोग मूल अधिकार देख रहे थे कि हम लोग पॉलिटी सीरीज में मूल अधिकार पढ़ना प्रारंभ किए हैं और मूल अधिकारों को समझने से पहले मैंने बताया था कि अधिकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से हम लोग सीखते हुए हम मूल अधिकार तक पहुंचे थे। आज इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकारों का विकास कहां से हुआ, अमेरिका में कैसे हुआ, भारत में कैसे हुआ, और इस प्रकार से हम स्वतंत्रता बाद मूल अधिकार भारत के किस भाग में रखा हुआ है, संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार रखा हुआ है, इसकी चर्चा आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए। और एक और चीज दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं कोर्स लेके आया हूं, ये कोर्स आपको पेड वीडियो में ही मिलेगा। इतना डीप वीडियो आपको आप यूट्यूब पे छान लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, ये पेड वीडियो में ही मिलेगा। तो मैं आप लोग को फ्री में ये लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार, मूल अधिकारों के उद्देश्य क्या है, क्यों किसी देश के संविधान में मूल अधिकार रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए। किसी भी देश के नागरिकों को जब तक सामाजिक न्याय न प्राप्त हो, आर्थिक न्याय न प्राप्त हो और राजनीतिक न्याय न प्राप्त हो, तो वहां पे फिर नागरिकता और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मूल अधिकार का सबसे पहला तो उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। दूसरा है उस देश के नागरिकों के लिए गरिमामय जीवन यापन करने के लिए। गरिमामय जीवन का मतलब है डिग्निफाइड, उसको इंग्लिश में डिग्निफाइड कहते हैं। और गरिमामय जीवन कैसा हो सकता है, तो एक हर व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन अलग अलग हो सकता है। जैसे गरिमा का एक छोटा सा परिभाषा, जैसे स्वतंत्रता हो उसके जीवन में, समानता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो और अधिकार मिले हो तथा शोषण न हो रहा हो किसी व्यक्ति का। इस प्रकार से उसको कह सकते हैं कि वो अपना जीवन गरिमामय तरीके से जीवन यापन कर रहा है। तो ये देखें हम मूल अधिकारों के उद्देश्य। अब आते हैं कि अब हम लोग को मूल अधिकार के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसका विकास कहां से हुआ, कहां से ये हमारे देश के संविधान में आया। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि मूल अधिकार वैसे तो जब से मानव सभ्यता आया है तब से वो स्वतंत्र जीवन ही जी रहा है, जब से मानव पैदा हुआ तब से स्वतंत्र ही जी रहा है। लेकिन इसको लिखित तरीके से पहली बार और आधुनिक दौर में इसको लिखित तरीके से सबसे पहली बार कहां लिखा गया है। तो जैसा कि हम पहले लेक्चर में बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहली बार इसको कहां रखा गया था, तो अमेरिका के संविधान में इसको सबसे पहली बार स्थान दिया गया। अमेरिकी संविधान 1787 ईस्वी में, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई 1773 ईस्वी में शुरू हुई और अमेरिका के संविधान जो है वो 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के माध्यम से बनकर तैयार हुआ। तो क्या मूल अधिकार अमेरिका के मूल संविधान में जोड़े गए थे? इसका जवाब है नहीं। अगर आप लोग से कहीं कोई पूछ ले कि मूल अधिकार अमेरिकी संविधान में, मौलिक अधिकार क्या अमेरिकी संविधान के मूल संविधान में लिखे गए थे, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे अभी हम चर्चा आपको करके बता रहे हैं। तो अच्छा, अमेरिका संविधान जो है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। ये एक फैक्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछेगा कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिकी संविधान है। तो जैसे ही फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ, वहां पे उनकी संविधान सभा बैठी हुई थी और संविधान सभा में चर्चा हुआ कि क्या मूल अधिकारों को संविधान में जगह दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसको लेकर विद्वानों के जो गुट थे या संविधान सभा के जो लोग थे वो दो भागों में बट गए। एक तरफ हैमिल्टन और मैडिसन ग्रुप बटा और दूसरे तरफ जेफरसन के रूप में, जेफरसन उनके नेता थे और उनके पीछे सभी लोग संगठित हो गए। तो विवाद हुआ कि क्या मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैमिल्टन और मैडिसन के क्या तर्क थे। तो हैमिल्टन और मैडिसन के तर्क थे, ये लोग कह रहे हैं कि ये दो तर्क प्रस्तुत किए। एक पहला तर्क ये दे रहे हैं, हैमिल्टन और मैडिसन ने दो तर्क दिए और इस दो तर्क में ये कह रहे हैं कि पहला, लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है और अगर जनता संप्रभु है, संप्रभु का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, जनता ही सब कुछ। अब लोकतंत्र दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में तो जनता स्वयं शासन करती है, जैसे स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है, और अप्रत्यक्ष में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है।
फिर भी जनता ही सर्वोपरि होती है। हर 5 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेज देते हैं। तो अगर जनता संप्रभु है तो संप्रभु को फिर जो सबसे शक्तिशाली है उसको कोई अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता से ही अधिकार मिले हुए हैं। वो सारे अधिकारों की स्रोत जो है वो जनता है। तो पहला तर्क तो उन्होंने दिया कि जनता, लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है, जनता ही संप्रभु है, और जो संप्रभु है उसको अधिकारों की क्या आवश्यकता है। और दूसरा तर्क यह दिया गया कि अगर संविधान में अधिकारों की चर्चा कर दी जाएगी तो वो किसी के खिलाफ दिया जाएगा, जैसा कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ दिए हुए हैं। तो जैसे ही किसी के खिलाफ किसी चीज का, अमूमन मानव का भी ये नेचर होता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई बात कह दी जाए तो उसके अंदर एक विरोध की भावना पैदा होती है। तो अगर राज्य के खिलाफ अगर ये अधिकार दिए जाएंगे तो राज्य हमेशा उन अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से जनता और राज्य के बीच हमेशा एक टकराव की स्थिति बनी रहेगी। और अमेरिका के लोग प्रारंभ से ही बहुत विकसित थे, तो वो लोग इन बातों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़े। तो दूसरा तर्क था कि राज्य और जनता में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, टकराव। तो पहला तो हैमिल्टन और मेडिसन ने यह तर्क दिया। अब दूसरी तरफ जेफरसन महोदय कहते हैं कि नहीं, मूल अधिकार में, मूल संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा की जानी चाहिए और जनता को कुछ अधिकार दे देना चाहिए और राज्य के लिए एक सीमा तय कर देनी चाहिए, ताकि राज्य उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और जनता भी अपने अधिकारों के प्रयोग करते समय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो जेफरसन महोदय का तर्क था कि मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। परंतु हैमिल्टन और मेडिसन ग्रुप की बातें, उस समय जो अमेरिका का माहौल था उस समय हैमिल्टन और मेडिसन ग्रुप वो ज्यादा प्रभाव भी रखते थे संविधान सभा में, इसलिए उनकी विजय हुई और मूल संविधान में, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं मिलती है। परंतु ये बात है 1787 के आसपास की, और अब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार है और सब कुछ व्यवस्थाएं सब अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन आने वाले 4 वर्षों में ही अमेरिका के लोगों को या अमेरिका की सरकार को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे भी मूल अधिकार, जनता को कुछ बेसिक्स अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी उनका जीवन जो है वो स्वतंत्रता से जी पाएंगे और तभी एक स्टेट जो है वो, एक राज्य अपना विकास कर पाएगा। क्योंकि देखिए, राज्य महान नहीं होता है, वहां के लोग महान होते हैं और लोग तभी महान होंगे जब लोगों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये चर्चा जब प्रारंभ हुई तो फिर 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया। 1791 ईस्वी में अमेरिका संविधान में सबसे पहला संशोधन, और एक ही दिन बैठकर वो पहले दिन ही 10 संशोधन विधेयक पेश कर डाले और सभी विधेयक जो है वो पारित हो गए। और इस तरह से 10 मूल अधिकार, इस 10 संशोधनों में 10 मूल अधिकार जोड़े गए और उनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिकी संविधान में स्थान दे दिया गया। अब अमेरिका संविधान में संशोधन की चर्चा कहां है, वो आर्टिकल नंबर 5 में, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 5 में संशोधन की चर्चा मिलती है और इस आधार पर 10 मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिकी संविधान में एस्टैब्लिश कर दिए गए, जो आज तक निरंतर जारी है। अभी तक वो जैसे 1791 में डाले गए थे उसी तरीके से आज भी बरकरार है। तो ये तो अमेरिका में मूल अधिकारों का विकास देखिए। अब देखते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार का विकास किस प्रकार हुआ। तो अब तक हम लोग अमेरिका की चर्चा की, अब भारत में 2 पार्ट में इसको बांट के देखेंगे। एक तो स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार विकसित हुआ और दूसरा स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार विकसित हुआ। तो स्वतंत्रता से पहले जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा मिलती है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट, ये साइमन कमीशन के आगमन के समय, साइमन कमीशन का जो विवाद था उस विवाद को लेकर ही नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी जिसको एक संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था। तो अब नेहरू रिपोर्ट अपने जो वो मूल एक संविधान का ढांचा बनाए थे, उस ढांचे में उन्होंने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की सबसे पहली बार। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत में सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा मिलती है। परंतु इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक ही साथ रख दिया गया था, जो आगे चलकर एक विवाद का कारण, या दोनों को एक तरीके से लागू करने का मतलब लागू नहीं किया जा सकता था, ये संभव नहीं था। फिर आगे चलकर तेज बहादुर सप्रू 1944 में पहली बार मांग करते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग कर दिया जाए।
और आगे चलकर जब बी एन राव, आप जब तक ये संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, तो इन्होंने पहली बार ये संकल्पना प्रस्तुत की कि हाँ ये सही बात है, तेज बहादुर सप्रू की मांग जायज है और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग कर दिया जाए। देश आजाद हुआ 1947 में, जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य जो है वो 9 दिसंबर 1946 से ही 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान निर्माण का कार्य, संविधान सभा पहली बार बैठी थी और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ तो मूल संविधान में, आप देखिए अमेरिकी संविधान के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं है, लेकिन भारत के मूल संविधान में ही मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में और नीति निर्देशक तत्वों को अलग करके मूल संविधान के भाग 4 में स्थापित कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, हालांकि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि मूल संविधान जो है वो 34 से 35 तक लिखे हुए हैं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं 12 से 35 इसलिए, अभी भी मैं उसी बात पे कह रहा हूं कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में राज्य की चर्चा और स्वतंत्रता से पहले कुछ ऐसे अधिकार या कुछ ऐसे कानून जो मूल अधिकार का ही पक्ष रखते थे, मूल अधिकार के बराबर ही महत्व रखते थे, उनकी चर्चा मिलती है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा मिलती है और आगे आकर देखते हैं कि अब मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं और आज हम अनुच्छेद 12 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मूल अधिकारों की विकास के बाद अब हम पहुंचते हैं संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 पर, जिसको कई भागों में बांटा गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा है और इस मूल अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला सामान्य प्रावधान, अनुच्छेद 12 और 13 में सामान्य प्रावधान की चर्चा की गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में चर्चा की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में चर्चा मिलती है। धर्म और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में चर्चा मिलती है। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में चर्चा मिलती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में चर्चा मिलती है। अन्य प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 33 और 34 में है। तो एक यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है 31। देखिए मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में कुछ 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटा दिया गया और इसे अब अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे कि क्यों इसे कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या है। फिलहाल हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को देख चुके हैं कितने भागों में बांटा गया है। अब आते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है। कुछ खास, अगर भाई अधिकार दिए हुए हैं तो इनकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहला विशेषता देख लेते हैं, कुछ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो वैसे कौन से अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो देखिए कुल मिला के 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है, परंतु इसमें मात्र 5 ऐसे अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अन्य सभी अधिकार भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन अन्य सभी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु ये ऐसे 5 अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। इसको एकदम रख लीजिएगा, ये ऑड है इसलिए बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ जो है वो सभी व्यक्तियों को, यानी भारत के भी नागरिकों को और विदेशियों को भी प्राप्त है। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है असीमित है परंतु वाद योग्य, असीमित नहीं है परंतु वाद योग्य। असीमित नहीं है का मतलब क्या है कि इनको समय समय पर इनको रोका जा सकता है, समय समय पर इनको
सरकार जो है वो वापस ले लेती है। जैसे अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर जब देश में आपातकाल की स्थिति हो जाए तो आपके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार जो है वो रोक लिए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे तो इस आधार पर कह सकते हैं कि असीमित नहीं है परंतु वाद योग्य है। अब वाद योग्य का मतलब है कि ये राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं, राज्य के खिलाफ प्रदान किए गए हैं, इसलिए असीमित नहीं है परंतु वाद योग्य है। इनको वादा किया गया है कि आपको दिया जाएगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में इनको रोका जा सकता है। तीसरा है राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ का मतलब है कि अब अधिकार, भाई राज्य देश के नागरिक हैं, उनको कभी कभी रोकने का कार्य केवल राज्य ही करेगा। तो ये अधिकार हमको किसके खिलाफ मिले हुए हैं, तो ये राज्य के कार्यवाहियों के खिलाफ हमको ये अधिकार मिले हुए हैं कि राज्य अगर समानता के अधिकार का हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे और अपने अधिकार का प्रयोग करवाएंगे। अगला है कुछ नकारात्मक प्रकृति के हैं और कुछ सकारात्मक प्रकृति के हैं। तो नकारात्मक का मतलब है कि ये राज्य को रोकता है, राज्य को रोकता है, और सकारात्मक प्रकृति का मतलब क्या है कि यह नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, यह नागरिकों को कुछ राइट्स देता है। तो इस प्रकार राज्य को रोकता है तो नकारात्मक है और नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, इसलिए यह सकारात्मक है। न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या है कि यह न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगर आपका अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इसको लागू करवा सकते हैं। अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं है या असीमित नहीं है, बात वही है। अस्थाई नहीं है का मतलब है कि आपातकाल की स्थिति में इसको रोका जा सकता है। ये पूर्ण तरीके से आपको अस्थाई रूप से नहीं मिले हुए हैं, कभी कभी इनको रोक भी लिया जाता है। जैसे जब 1975 में आपातकाल लगा था देश में, आंतरिक स्थिति के बिगड़ने के कारण जो आपातकाल लगा था, उस समय बहुत सारे जो मौलिक अधिकार उनको राज्य द्वारा छीन लिया गया। तो ये हो गए मूल अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है। तो भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा, और उसके बाद हम लोग देख लिए मूल अधिकारों की कुछ विशेषता। अब इसके अंदर अब मौलिक अधिकार के अंदर हम एंट्री करते हैं और देखते हैं सबसे पहला हमारा आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 कहता क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। क्यों राज्य की परिभाषा? क्योंकि ये मूल अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि हमें आखिर संविधान को बताना पड़ेगा कि राज्य है कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके अधिकार को छीन लेगा। यहाँ राज्य का मतलब आप बिहार जैसे या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से नहीं समझिएगा। राज्य का मतलब है एक संस्था जो आपके अधिकारों को छीन सकती है। जैसे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो माता पिता भी एक तरीके से राज्य जैसा ही व्यवहार कर सकते हैं, तो वही एक राज्य है। यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की चर्चा नहीं की गई। तो देखते हैं राज्य की परिभाषा में कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो राज्य की परिभाषा में फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में पहला जो राज्य की परिभाषा में आता है वो है संसद या केंद्र सरकार। तो संसद या केंद्र सरकार जो है वो राज्य की परिभाषा में आती है, या इसको भारत सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ संसद में कार्यकारी और विधायी दोनों अंग शामिल हो सकते हैं। दूसरा है विधानमंडल या राज्य सरकार। तो विधानमंडल जैसा कि राज्यों जैसे केंद्र में केंद्र सरकार होती है, उसी तरीके से विधानमंडल राज्यों में होती है, या राज्य सरकार। अगला है सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी, जैसे पंचायत, नगर पालिका या जिला विकास परिषद इत्यादि। जैसे नागालैंड इत्यादि राज्यों में जिला विकास परिषद काम करते हैं। छोटे छोटे जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां पे जिला विकास परिषद कार्य करते हैं, तो वो सारे भी स्थानीय निकाय में आ जाएंगे। अगला है अन्य सभी गैर संवैधानिक तथा वैधानिक निकाय। अब गैर संवैधानिक मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। तो संविधान में कौन कौन सी संस्थाओं का चर्चा किया गया है? जैसे आप सुनते होंगे चुनाव आयोग, सीएजी, है ना, सीएजी सुनते हैं। उसके बाद यूपीएससी का एक चर्चा आप सुनते होंगे। यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। उसी तरीके से वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। ऐसी और भी संस्थाएं हैं। तो ये गैर संवैधानिक संस्था जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, और वैधानिक संस्थाएं जिनका कोई कानून के द्वारा, ऐसी संस्थाएं जिनका कानून के द्वारा निर्माण हुआ है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये पर्यावरण को लेकर भारत में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए संस्था बनाई गई है, और यह एक कानून के माध्यम से बनाई गई है, ना कि संविधान में इसका कहीं जिक्र है। तो ऐसी संस्थाएं जो गैर संवैधानिक हो तथा वैधानिक निकाय। इसके साथ और भी कुछ संस्थाएं जैसे LIC इत्यादि,
इस तरीके से और भी संस्थाएं, जैसे कभी कभी विवाद आप सुनते हुए, क्या बीसीसीआई भी राज्य है, क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका क्या राज्य है, ऐसी चर्चाएं आप सुनते होंगे। तो इन चर्चाओं को सुनते हैं तो आपको आपके जेहन में आता होगा कि आखिर राज्य की परिभाषा होगी क्या, कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के रूप में आ सकती है या जिनको हम राज्य कह सकते हैं। तो एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। तो सबसे पहला है कि ऐसी कंपनी, कोई एक कंपनी, जैसे एलआईसी का हम नाम लिए, तो एलआईसी क्यों राज्य है, क्योंकि उसके सभी जो शेयर होल्डर, जो शेयर है, वो सभी राज्य सरकार है। जैसे रेलवे एक राज्य की तरह कार्य कर सकती है, तो उसके सभी जो शेयर है वो एक तरीके से भारत की सरकार की एक उपक्रम है। तो उसमें ऐसी संस्था जिसके सभी शेयर राज्य के पास हो, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, वो भी एक राज्य जैसा व्यवहार कर सकती है, ऐसी संस्था। दूसरा है ऐसी संस्था जो वित्तीय सहायता, राज्य द्वारा उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता हो। तीसरा हो सकता है कि सरकार द्वारा उसके कोई कार्य निर्धारित किए गए हों। चौथा हो सकता है कोई ऐसी संस्था जो लोक व्यवस्था से जुड़ी हुई हो, जैसे एनजीओ वगैरह भी राज्य जैसे कार्य करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोक व्यवस्था से जुड़े हुए संस्थाएं, जैसे मंदिर वगैरह, ये सारे जो है ये भी एक राज्य के तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को संभालते हैं। अगला है राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त, या उसको राज्य द्वारा कुछ मोनोपोली प्राप्त हो, जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुनेंगे, इसको क्या है, इसको ब्रिटेन की राजा महारानी द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए एक मोनोपोली प्राप्त थी, एकाधिकार प्राप्त था। तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी जिनको एकाधिकार प्राप्त है उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जैसे बीसीसीआई इसी तरीके की एक व्यवहार, बीसीसीआई एक इसी तरीके की संस्था है जो मोनोपोली स्टेब्लिश है उसकी क्रिकेट में। तो अभी उस पे आते हैं, उससे पहले हम एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि क्या न्यायपालिका राज्य है क्या। तो दोस्त आज हम चलिए ये दो सवाल आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा, क्या न्यायपालिका है वो राज्य हो सकती है, और क्या बीसीसीआई है वो राज्य है। ये दो सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। बाकी आप लोग इसमें से कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है ये पेड वीडियो में ही मिलेगा आपको। नॉर्मली इस तरीके के वीडियो बहुत कम है जो मिलेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम और आगे ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। तो फिलहाल इस पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग मौलिक अधिकार के एक हिस्से पर पहुंचे, अनुच्छेद 12 पर। दो सवाल आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या न्यायपालिका राज्य है और क्या बीसीसीआई राज्य है। थैंक यू दोस्तों इस चर्चा के